हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारा ये खान सर का जो पॉकेट जीके चल रहा है वो 18वां सीरीज है। ठीक है, तो एक दिन और चलने वाला है ये वीडियो, मतलब रिकॉर्डिंग। बाकी जो है हम फिर से जो है बोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा गाँव आए हुए हैं तो आपको वीडियो उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए हम किसी तरह से आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, अब आपका काम है कि इसमें मैनेज करना है। ठीक है, तो चलिए आज के पहला प्रश्न को हम देखते हैं। आज हमारा 18वां क्लास है। ओके, तो पहला प्रश्न की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का समय था। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं। प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं, है ना, जिसका विवरण सिर्फ साक्ष्य के आधार पर मिलता है, ना कि कोई लिखित आधार पर। ठीक है, तो साक्ष्य के आधार पर जिसका विवरण मिलता है, जिसका जो है जानकारी मिलती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय था वो कितना से कितना तक था। तो ये था 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। 5 लाख से लेकर कितना तक था, तो 2500 ईसा पूर्व तक था। अगर हम बात कर लेते हैं 2500 से 600 किसका था, तो ये था आपको आधे ऐतिहासिक काल का। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल का था। और आधे ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग तो उसको लिखा हुआ है ना, आदि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ तो है, उसको हम देख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। अभी तक जो है इसको कोई पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो वैसे काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल का जो समय काल था 2500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। और 600 के बाद जो है ऐतिहासिक काल आ गया, जिसमें हम लोग जो है सभी अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास किस युग में हुआ था। तो भारत में कह रहा है कि पुरापाषाण युगीन सभ्यता हुआ है। ठीक है, पुरापाषाण नवपाषाण ये सब सभ्यता था ना, तो सबसे पहले पुरापाषाण आया। तो कह रहा है कि पुरापाषाण युगीन सभ्यता का जो विकास हुआ वह किस युग में हुआ। तो ये हुआ था आपको प्लाइस्टोसिन युग में, है ना, प्लाइस्टोसिन या तो फिर हिम युग में। प्लाइस्टोसिन या फिर हिम युग में। ठीक है, तो पुरापाषाण युगीन की जो शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ, वह प्लाइस्टोसिन युग में हुआ। ठीक है, और एक नंबर में देखिए क्या है कह रहा, आद्य ऐतिहासिक युग। तो आद्य ऐतिहासिक युग मैंने अभी आपको बताया है ना, लिखा हुआ साक्ष्य तो है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इसका जो काल था 2500 से लेकर कितना तक था, 600 ईसा पूर्व तक था। 2500 से लेकर के 600 BC तक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 853 नंबर कह रहा है कि पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो अभी हमने पढ़ा कि पुरापाषाण काल जो है किस युग में था, है ना, प्लाइस्टोसिन युग में था और इसके आरंभ हुआ था, या तो फिर हिम युग में। और अभी पूछ रहा है कि पुरापाषाण काल के मानव की जीविका मतलब जो खाने पीने की जो वस्तु है उसका जो मुख्य आधार क्या था, कहाँ से प्राप्त करता था। तो ये शिकार करता था। ठीक है, शिकार करके जो है अपना जीवन का आधार बनाता था। ठीक है, भोजन बनाता था। अगला प्रश्न है 855 नंबर कह रहा है गयासुद्दीन बलबन का असली नाम क्या है। तो बलबन के बारे में आपको हम बताए थे, है ना, कि ये नासिरुद्दीन महमूद के समय में जो है राज्यकाल में था। और नासिरुद्दीन महमूद जो है इन्होंने अपनी बेटी के साथ बेटी का विवाह जो है बलबन से कर दिया था। सॉरी, उल्टा बोल दिए। बलबन ने अपनी जो है बेटी का शादी जो है नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल था आपको नासिरुद्दीन महमूद का 1246 से लेकर के 1266 तक था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद का। और नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही बलबन था। तो बलबन को जो है हाजिब का पद दिया गया था, नायब का पद दिया गया था। नायब मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री यही मतलब एक तरह से मान के चलिए कि मूर्त रूप से है नासिरुद्दीन महमूद था, लेकिन कार्य का संचालन टोटल बलबन ही करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका नासिरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल था 46 से 66 था। और उसके बाद बलबन बैठ जाता है। बलबन का जो शासनकाल था 66 से लेकर के 86 तक था। 66 से लेकर के 86 तक था। ठीक है, उल्लू खां की बात करते हैं तो उल्लू खां की उपाधि भी बलबन को दिया गया था। किसके द्वारा, नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या करा, गयासुद्दीन बलबन का असली नाम क्या था, बहाउद्दीन था। क्या नाम था, बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन था। ओके, अगला प्रश्न कह रहा गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था। तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि बलबन का जो शासनकाल था 66 से लेकर के 86 तक था। 66 से 86 तक था। 46 से 66 जो है नासिरुद्दीन
है ना। नासिरुद्दीन महमूद का था, ठीक है। 36 से 40 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका रजिया सुल्तान थी, ठीक है। 6 से 10 की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। तो बढ़िया से लिखा नहीं पा रहा है, आप लोग समझिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन किस जाति से बिलोंग करता था। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में जो है जाति भी पूछता है क्वेश्चन में आपके। तो जाति की अगर हम बात करते हैं बलबन की, तो ये इलवरी जनजाति था। कैसा था? इलवरी जनजाति के जो है थे गयासुद्दीन बलबन वही बलबन है जिन्होंने जो है सिजदा और पाबूस प्रथा को जो है लागू किया था, ठीक है। और तुर्कान चिहलगानी, जिसको चालीसा दल का जो गठन हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा, उसको भी समाप्त कर दिया था। किसने? तो बलबन ने, ठीक है। और यामनी वंश की बात करते हैं तो यामनी वंश के जो है कौन था? तो मोहम्मद गजनबी, ठीक है। मोहम्मद गजनबी अगर आपसे पूछेगा कि किस वंश से संबंधित थे तो ये थे आपको यामनी वंश से। मोहम्मद गजनबी किस वंश से थे? तो यामनी वंश से। अगला प्रश्न है, कह रहा कि फ्रांसीसी ने 1668 ईस्वी में अपने पहले फैक्ट्री कहाँ खोला था। तो 1668, देखिए फ्रांसीसी जो है 1664 में आ गया था, लेकिन 4 साल बाद जो है इन्होंने अपना फैक्ट्री खोला। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री खोला गया था सूरत में खोला गया था, ठीक है। उसके बाद जो है मसूलीपट्टनम में जो है 1669 में खोलता है। मसूलीपट्टनम में कब खोलता है? 1669। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सूरत में पहली फैक्ट्री, जबकि दूसरी फैक्ट्री जो खोला गया था फ्रांसीसी ने 1669 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है आपको? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। त्रावणकोर की बात करते हैं तो त्रावणकोर में जो है किन्होंने अपना फैक्ट्री खोला था। तो त्रावणकोर में जो है खोला था किसने? ये आपको नीदरलैंड ने, ठीक है। नीदरलैंड के द्वारा जो है त्रावणकोर में जो है पहली फैक्ट्री खोला गया था। और दूसरी फैक्ट्री जो उसके द्वारा खोला गया था श्रीरामपुर में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला प्रश्न, कह कि फ्रांसीसी ने गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया। तो देखिए क्या बोले हम कि फ्रांसीसी ने पहली फैक्ट्री जो है सूरत में खोला। अब यहाँ कह रहा है कि गोलकुंडा के राजा से आज्ञा प्राप्त कर, अनुमति ले करके दूसरा फैक्ट्री कहाँ खोला। तो दूसरा फैक्ट्री अभी मैंने बताया था कि मसूलीपट्टनम में खोला था। कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, बंगाल में चंद्रनगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो बंगाल में जो है चंद्रनगर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो इब्राहिम खां, है ना, इब्राहिम खां के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रांसिस डे के, तो इन्होंने जो है मद्रास के स्थापना किया। मद्रास के स्थापना अगर आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा किया गया था तो क्या बताइएगा? फ्रांसिस डे के द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्रांसिस डे के द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्रांसिस डे के द्वारा। जॉब चौर्नो की बात करते हैं तो इन्होंने जो है कोलकाता की स्थापना किया था। कोलकाता, और कोलकाता के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया कि 3 गांव मिलाकर के जो है आधुनिक कोलकाता का निर्माण किया गया था। एक था आपको गोविंदपुर, दूसरा सूतानाती और तीसरा था कालीकता, ठीक है। और ये तीनों गांव जो है किससे अनुमति लिया था? अजीमुस्सान से, ठीक है। अजीमुस्सान से, जो कि बंगाल का उस समय क्या था? सूबेदार था। तो अजीमुस्सान से जो है इन्होंने अनुमति लिया। और उस समय जमींदार जो था इब्राहिम खां, यही, ठीक है। इब्राहिम खां जमींदार था और इसको जो है पैसा दे करके जो है इसको क्या किया, तो तीनों को जो है ले लिया और उसको जो है आधुनिक कोलकाता में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना अगर आपसे पूछा है तो इब्राहिम खां हो जाएगा। कर फ्रांसिस कंपनी ने अपना व्यापारिक ठिकाना कहाँ बनाया था। तो फ्रांसिस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अपने व्यापारिक ठिकाना, है ना, सूरत में बनाया था। फ्रांसीसी ने कहाँ बनाया था? तो सूरत में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था। तो ये पांडिचेरी में बनाया था। कहाँ बनाया था? पांडिचेरी में। तो फ्रांसीसी कंपनी ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? पांडिचेरी में। अगला प्रश्न, कह रॉक गार्डन स्थित है। तो रॉक गार्डन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको है चंडीगढ़ में, है ना, चंडीगढ़ में। डल झील अगर आपसे पूछेगा कि डल जो झील है वो कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ है तो ये हो जाएगा आपको मुंबई में। एलोरा और अजंता की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
तीजन बाई और रितु वर्मा का संबंध किस शैली से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीजन बाई और रितु वर्मा का जो संबंध है वह किस शैली से है। तो तीजन बाई और रितु वर्मा का बात करते हैं तो ये जो है आपको पंडवानी शैली से संबंध रखता है। किससे, पंडवानी शैली से। तीजन बाई और रितु वर्मा का संबंध किस शैली से है, पंडवानी शैली से। किस शैली से है, पंडवानी शैली से। ठीक है, तो तीजन बाई रितु वर्मा का संबंध किस शैली से है, पंडवानी शैली से। शास्त्रीय गायन की बात करते हैं तो एक आपसे पूछता है एम एस सुब्बालक्ष्मी है ना, एम एस सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है वह किससे है, शास्त्रीय गायन से। अगला प्रश्न, कर डेविड थॉमसन ने नेपोलियन का पतन का कारण माना था। तो डेविड थॉमसन एक व्यक्ति था जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का जो है पतन हो गया। कैसे पतन हो गया, तो उसका जो मूल कारण बताया गया था वो बताया गया था स्पेन की शक्ति का आकलन नहीं करना। ठीक है, कम आंकना मतलब किसी को आप कम में नहीं आंक सकते हैं। ठीक है, यही भूल बताया था कि स्पेन की शक्ति को कम आंका था, इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट का जो है क्या हुआ, तो पराजय हुआ। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध मैंने पिछले वीडियो में कितना बार बता चुका हूँ कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, है ना, जिसमें फ्रांस के तरफ से जो है नेपोलियन बोनापार्ट था और इंग्लैंड के तरफ से जो है कौन था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इंग्लैंड और फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी की बात करते हैं तो ये जो थे आपको मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, है ना, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो ये जो है प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान है किस देश का। तो देखिए विश्व में बात कर रहा है तो सबसे पहले जो लिखित संविधान बना था वह अमेरिका का। किसका बना था, अमेरिका का। ठीक है, तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान है किस देश का, अमेरिका का है। भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है विश्व के सबसे विस्तृत संविधान अगर देखा जाए तो किसका है, तो हमारे भारत का है। ठीक है, नेपाल की बात करते हैं तो ये 2008 में जो है गणतंत्र हुआ और 2015 में इन्होंने अपना संविधान बनाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे नई जो संविधान बनाया नेपाल ने और सबसे जो पुराना संविधान है किसका है, अमेरिका का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कर आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश कौन है। तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश कौन, नेपाल। अभी जस्ट बताएं 2015 में इन्होंने जो है अपना संविधान बनाया। ठीक है, और 2008 में ये जो है राजतंत्र से क्या हो गया था, तो गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र मतलब है ना जिसका शक्ति जनता के पास हो। कर अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन जो है 1946 में हुआ था, तो इसमें जो है कई एक मंत्री थे। तो अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। श्रम करेंगे कौन, जगजीवन राम। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये विदेश मंत्री थे। ठीक है, विदेश मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये जो है संचालन मंत्री थे, नहीं संचालन नहीं, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कृषि मंत्री थे। ठीक है, कृषि मंत्री थे। ठीक है, कृषि मंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू मैंने बताइए दिया कि ये जो है विदेश मंत्री थे और जगजीवन राम जो थे आपको ये कौन थे, श्रम मंत्री थे। अगला प्रश्न, कर ब्रह्मांड में लगभग कितने मंदाकिनी हैं। तो ब्रह्मांड में अगर देखा जाए मंदाकिनियों की संख्या है तो लगभग 100 अरब है। कितना है, 100 अरब है। मंदाकिनी कहिए या आकाशगंगा कहिए, तो टोटल कितने आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब। कर प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग तारे होते हैं। ठीक है, 100 अरब तो मंदाकिनी हो गया। अब उस मंदाकिनी में कितना तारा है, तो वहाँ भी 100 है। अब सोच लीजिए। ठीक है, 100 अरब जो है मंदाकिनी है और उसमें एक मंदाकिनी में जो है 100 अरब तारा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ते रहिए। अगला प्रश्न, कर निम्न का मिलान करें कि किस नदी से किस दर्रा का निर्माण होता है। तो देखिए नदी से दर्रा का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर मिलाना है। सिंधु नदी से कौन सा दर्रा बनता है, तो सिंधु नदी से जो है
जोजिला दर्रा बनता है, जो जिला, सिंधु नदी से जो जिला, सतलज से शिपकिला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और तीस्ता से जो है आपका तीस्ता से अगर हम बात करते हैं तो ये जेलेपला बनता है, तीस्ता से जेलेपला, तीस्ता से जेलेपला। अगला प्रश्न चलें। कर बुर्जिला दर्रा जोड़ती है, बुर्जिला दर्रा, तो ये श्रीनगर को गिलगित शहर से है, ठीक है, श्रीनगर को गिलगित से और जम्मू कश्मीर को लद्दाख से, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, सत्य है। तो बुर्जिला दर्रा जो जोड़ता है वह श्रीनगर को गिलगित से और जम्मू कश्मीर को लद्दाख से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा पर स्थित श्रेणी है, तो भारत और चीन के सीमा पर जो श्रेणी है वह काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, काराकोरम है। इसकी जो ऊंचाई है 5624 है, कितना, 5624। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची जो है दर्रा कौन है, तो यह श्रेणी कौन है, तो काराकोरम श्रेणी, ठीक है। और दर्रा भी अगर आपसे पूछेगा तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जास्का श्रेणी की बात करते हैं तो ये जो है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा अगर आपसे पूछेगा कि किस श्रेणी में आता है तो जास्का श्रेणी में, ठीक है। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.80% है बिहार का साक्षरता है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में महिला प्रतिशत का कितना जो है, पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष का जो है कितना है 71.20, और महिला की बात करते हैं, महिला का तो कितना है 51.50। जब ये दोनों का एवरेज निकालिएगा तो 61.80 आ जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जो है जोधपुर को जाना जाता है, ठीक है। जयपुर को जो है गुलाबों का शहर जाना जाता है, गुलाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। खरा समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये किससे संबंधित है, तो आय के वृत्ताकार प्रवाह से, आय के वृत्ताकार प्रवाह से समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, आय के वृत्ताकार प्रवाह से। करा नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति का जो फुल फॉर्म होता है आपसे पूछता है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था वह किसके स्थान पर हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि योजना आयोग कब बना था, तो 15 मार्च 1950 को। खरा हुआ बल जो वस्तु की आकार एवं आकृति बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है, तो वस्तु की आकार एवं आकृति बदल देना। जैसे आपके फेस है तो फेस कितना सुंदर लग रहा है ना, अगर उसमें जो है कुछ घाव घोसड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो वही जो है फेस की आकृति को क्या करता है, बदल देता है, यानी कि रूपक को विरूपक में कर देता है, ठीक है। तो विरूपक बल आप समझ रहे हैं कि बढ़िया जो है चीज़ को खराब कर देना, मतलब मिटा देना, उसको जो है कुरूप को जो है रूपक को विरूपक कर देना है, ठीक है। तो विरूपक बल हो जाएगा वह बल जो किसी आकार एवं आकृति बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब तक तत्वों की खोज की गई है, कितना तत्वों की, तो 118। अब तक टोटल तत्वों की जो खोज की गई है 118। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर प्राकृतिक पूछा है, अभी इसके पहले पूछा था टोटल तत्व, प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी, ठीक है, नेचुरल भी, तो 118 था। लेकिन यहाँ पूछ रहा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये आपको 92, कहीं 92 कहीं 94 देता है, ठीक है। तो खान सर के बुक में तो 92 दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ऐसा धातु का नाम बताना है जो कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है, तो ये हमारा कौन है, पारा है ना। पारा का जो संकेत होता है Hg होता है। करा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर बनाती है, धातु जो है जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, है ना, क्या बनाता है, हाइड्रोजन। करा वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना एवं कार्य भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए इसको परिभाषा को समझना है, ठीक है, कि वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना एवं कार्य भिन्न भिन्न होते हैं तो ये कहलाते हैं आपको समजात अंग। क्या कहलाता है, समजात अंग। जैसे समजात अंग से संबंधित जो है क्वेश्चन यहाँ पर हम लाए हैं,
ठीक है। जैसे हो गया भेल के अग्रपद, मतलब अगला पद, तो भेल के अग्रपद हो गया। चमगादड़ व पक्षी के अग्रपद उड़ने में, कुत्ते के अग्रपद चलने में, तथा मनुष्य के अग्रपद उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो ये चारों जो है ये समजात अंक का उदाहरण है। किसका है? समजात अंक का। अगला प्रश्न है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो यह पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? टाइलर पुरस्कार। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है आपको नैरोबी में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना हुआ था 1972 में। ओके, नैरोबी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है। तो वीरता पदक पाने वाली जो पहली भारतीय महिला वायुसेना के अधिकारी हैं वह दीपिका मिश्रा है। कौन है? दीपिका मिश्रा। आरती शाह के बारे में मैंने बताया था कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। ठीक है, गीता राणा के बारे में भी बताया था कि ये जो है महिला आर्मी ऑफिसर है। ठीक है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला है ना, महिला नहीं, महिला वायुसेना अधिकारी हैं, वायुसेना अधिकारी हैं। तो कौन सा है? तो ये दीपक मिश्रा, अभी जस्ट हम बताए हैं, रिपीट हो गया है। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला निर्वाचित राष्ट्रपति। तो विश्व की यहाँ पर महिला निर्वाचित पूछ रहा है, निर्वाचित। ठीक है, तो निर्वाचित जो था आपको बिगदिश फिनवो गदोतीर है ना, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे अगर पूछेगा चलिए, तो पहला क्वेश्चन की पहला बोल रहे हैं 894 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा विश्व की प्रथम महिला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसाबेल पेरो जो है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, लेकिन निर्वाचित लग गया इसलिए जो है बिगदिश फिनवो गदोतीर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो कौन है आपको? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। विमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्षता करने वाले कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी थे। एस.सी. मुखर्जी के बारे में मैंने बताया था कि आपको एस.सी. मुखर्जी क्या था? तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो है क्या थे? अध्यक्ष थे। और सिराज गोपालाचारी की बात करते हैं, नहीं, एस.सी. मुखर्जी थे जो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इसमें। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो डेल्टा बनाने वाली होगा, ठीक है, ना नहीं होगा। तो डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? नर्मदा हो जाएगा। आपको पता होगा कि डेल्टा जो है दो नदी बनाता है, नर्मदा और ताप्ती, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा है तो नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा और सोन की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों का जो उद्गम होता है अमरकंटक के पहाड़ी से, अमरकंटक से होता है। ठीक है, अगला है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट इज़ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट इज़ फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? संजीव सन्याल है। कौन है? संजीव सन्याल है। ठीक है, अरविंद मंडलो गौतम चिक्रमणि की बात करते हैं तो जादूनामा है ना, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिक्रमणि है। अरविंद मंडलोई की बात करते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। तो देखिए चंद्रमा पर जो सबसे पहले गया था नील आर्मस्ट्रांग गया। कब गया? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, और उसको पहुंचाने वाला कौन है? अपोलो द्वितीय है, अपोलो द्वितीय है। अगला प्रश्न है स्थल पर निवास करने वाला सर्वाधिक विशाल पशु है। तो हाथी है।
है ना। और नीली व्हेल जो है क्या है, तो स्तनपायी सबसे बड़ी जंतु है। अंगोला का समाचार पत्र एजेंसी का नाम क्या है, तो अंगोला का समाचार एजेंसी का जो नाम है वो आपको क्या है, तो एंगोफ है ना, एंगोफ है। ठीक है। ईरान के क्या हो जाएगा, इरना हो जाएगा। बाट्रा की बात करते हैं तो जॉर्डन के बाट्रा। राइटर की बात करते हैं तो यूके का जो समाचार पत्र है क्या है, तो राइटर है। ठीक है। तो यूके यानी कि ब्रिटेन का राइटर। ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको जो है ये सुविधा लगातार मिलने वाली है जब तक कि पूरी बुक समाप्त ना हो जाए। ठीक है। तो आप लोग का काम है वीडियो को देखिए, प्यार दिखाइए अपना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बरकरार रहे। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।